हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। वैसे तो ये हिस्ट्री का चैप्टर है और आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, बट ये इतना सिंपल चैप्टर है और मैं सिंपल तरीके से ही आपको ये समझाने वाली, तो टेंशन मत लेना। वीडियो पर आए हो तो पूरी देख के जाना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको कम से कम टाइम लूंगी और फुल डिटेल में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बाय द वे, मैंने ये जो नोट्स हैं इनोवेटिव ज्ञान की वेबसाइट से लिए हुए हैं। अगर आपका मन करे कि आपको एक्सेस करने नोट्स, तो आप इनकी साइट पर जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड हो गया। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और भी ज़्यादा स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने फ्री में डाले हुए हैं, आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। अब यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ बता रखा है, तो एक एक करके हम हर चीज़ को पढ़ लेते हैं। पहली प्रिंटेड बुक, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सब कैटेगरी है। पहली है प्रिंट इन चाइना। सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है ना, वो आई थी चाइना, जापान एंड कोरिया में, ठीक है। और एडी एनो डोमिनो 594 के बाद जो चाइना के अंदर बुक्स थी ना, वो कैसे बनती थी, कैसे प्रिंट होती थी। एक तो पेपर को रब किया जाता था, मतलब जैसे कोई वुड है, कोई भी लकड़ी है, उस लकड़ी के ऊपर इंक सरफेस है, इंक डाली हुई है, ठीक है। और पेपर को उस सरफेस पे से रब करवाया जाता था ताकि पेपर के ऊपर इंक जो है वो छप जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो अर्लीस्ट चाइनीज बुक्स जो थी वो एकॉर्डिशन एकॉर्डन स्टाइल में थी। एकॉर्डन स्टाइल में निंजा हथौड़ी देखा तुमने? उसमें कैसे अलग अलग स्टाइल से वो खुलती रहती है उसकी किताबें, कुछ इस टाइप से ना, ऐसे जिगजैग 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 फॉर्म में नहीं होती कोई बुकलेट टाइप की, वैसे बनती थी चाइना में पहले बुक्स, ठीक है। और टेक्स्ट बुक यानी कि किताबें क्यों होती थी? क्योंकि अगर कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होना होता था और उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होनी थी, मतलब लोगों की भर्ती होनी होती थी, तो इसलिए टेक्स्ट बुक उस चीज के लिए सबसे ज्यादा बनाई जाती थी, प्रिंट मटेरियल किया जाता था, है ना। और 17th सेंचुरी के दौरान जैसे कि अर्बन कल्चर आ गया था चाइना के अंदर, मतलब शहरी इलाके वगैरह बन गए थे, तो प्रिंट जो है और ज्यादा फैल गया, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। जितने भी आपके मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो प्रिंटिंग को अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आए थे। और शंघाई जो कि चाइना में एक बहुत बड़ा ये लगा लो, जैसे कि इंडिया में न्यू दिल्ली है, वैसे ही चाइना में जो शंघाई है, वहां पर ये पूरा हब बन गया था नए प्रिंट कल्चर का। तो ये था प्रिंट इन चाइना की बात। नाउ प्रिंट इन जापान। अब क्या हुआ, चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे ना, उन्होंने जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो अब अडॉप्ट की थी, वो इंट्रोड्यूस की थी बेसिकली एडी 768 से लेकर 770 में, मतलब 3 साल के अंदर अंदर इंट्रोड्यूस कर दी थी। और वहाँ की, मतलब जापान की ओल्डेस्ट बुक कौन सी थी? डायमंड सूत्रा, जो कि प्रिंट हुई थी एडी 868 में, ठीक है। अब ये था जापान के बारे में। कैलीग्राफी तो आपको पता है, ये जो सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते थे टेढ़ी टेढ़ी सी, तो वही आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइल्ड राइटिंग को हम कैलीग्राफी बोलते हैं। अब प्रिंट कम्स टू यूरोप। अभी हमने प्रिंट इन चाइना पढ़ लिया, प्रिंट इन जापान पढ़ लिया, अब यूरोप की भी कहानी सुनो क्या हुआ था, ठीक है। तो 11th सेंचुरी में जो चाइना का पेपर है ना, चाइनीज पेपर, वो पहुंच गया यूरोप सिल्क रूट के थ्रू। अब आपको तो पता है ये सिल्क रूट के बारे में, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में हमने अच्छे से पढ़ लिया था सिल्क रूट, है ना। और 1295 में मार्को पोलो ने अपनी ब्रॉड द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। जो चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, वो याद है? वुड के सरफेस पे इंक लगा के पेपर को रब किया जाता था, उसके बाद पेपर पे छप जाता था। वही वाली टेक्नोलॉजी जो है, वही वाली नॉलेज जो है, मार्को पोलो चाइना से इटली में लेकर आए थे, ठीक है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी बुक्स की, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए और नए नए स्क्रिप्ट्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स को, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, उनको जॉब्स मिलनी स्टार्ट हो गई। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मेन्यू स्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द बुक। लेकिन कितने ही हम हैंड राइटर्स को, स्किल्ड हैंड राइटर्स को जॉब दे दें, इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि वो फुलफिल हो ही नहीं पा रही थी, चाहे आप कितनी मर्जी जॉब दे दो, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस था कॉपी करने का, प्रिंट करने का, इतनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने का, बुक्स बनाने का, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, है ना। रीजंस फॉर द अराइवल ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप आफ्टर 1295। 1295 के बाद
यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का क्यों अराइवल हुआ, ठीक है। एक तो सबसे पहले मार्को पोलो लेके आए थे ये, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, मार्को पोलो लेके आए थे और ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना में आई थी। साथ ही साथ यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी बुक्स की, ठीक है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी आई। नाउ इटालियन जो है वो ये बुक्स को प्रोड्यूस करने लग गए थे उस टेक्नोलॉजी से, वुड ब्लॉक वाली से। और ये सून ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी फैल गई थी, ठीक है। वेलम क्या होता है, अ पैचमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। पैचमेंट क्या होता है, ये पेपर की जगह यूज होता था, है ना, राइटिंग मटेरियल है, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं। तो ये पैचमेंट जो था वो किसी एनिमल की स्किन से बनता था, उसको हम वेलम बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट तो आपने देखी है ना। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर बेसिकली यूज एज अ डॉक्यूमेंट, की एक टाइप का डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, है ना। तो पहले ये मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीव्स के ऊपर या फिर हैंडमेड पेपर के ऊपर लिखी जाती थी, ठीक है। लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव थी, फ्रेगाइल थी। फ्रेगाइल मीन्स जल्दी टूट जाती थी, है ना, इजिली ब्रोकन। उनको बहुत अच्छे से केयरफुली हैंडल करना पड़ता था। और दैट कुड नॉट बी रीड इजीली, हम उनको अच्छे से रीड भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये रीजन से कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बहुत, उसके अंदर काफी सारी दिक्कतें थी, लिमिटेशंस थी। अब reasons why couldn't the production of handwritten manuscript satisfy the ever increasing demand for the books। अब जैसे यूरोप में वुड प्रिंट वाली आ गई थी टेक्नोलॉजी और मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह लिखी जा रही थी बुक्स की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, बट वुड प्रिंटिंग से और मैन्यूस्क्रिप्ट से भी इतनी ज़्यादा डिमांड जो है फुलफिल नहीं की जा रही थी। अब क्यों नहीं फुलफिल हो रही थी, क्योंकि कॉपी करना एक्सपेंसिव था, लेबर बहुत ज़्यादा लग रही थी, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो आराम से इजीली डैमेज हो जाया करती और उनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था और उसको कहीं पर अच्छे से ले जाया भी नहीं जा सकता था। सो दैट्स वाई मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स को compete नहीं कर पाई। अच्छा, फैक्टर्स दैट हेल्प द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप। अब किस किस वजह से यूरोप में जो प्रिंटिंग का कल्चर है वो फैल रहा था, किस किस फैक्टर से, वो अब हम देखते हैं। एक तो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो आपको पता है अच्छे से डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही थी इंक्रीजिंग बुक्स की। कॉपी करना एक्सपेंसिव था, लेबर बहुत लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था, वही वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो बहुत इजीली ब्रोकन थी और इसलिए उसका सर्कुलेशन जो है वो बहुत कम होने लग गया था। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी वो 15वीं शताब्दी तक, 15th सेंचुरी तक चली, बट उसके बाद वो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स को अच्छे से केटर नहीं कर पाई ये वाली टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जो कि बहुत जल्दी जल्दी काम कर दे और सस्ते में काम कर दे, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक मशीन का आविष्कार होता है, उसको हम बोलते हैं द प्रिंटिंग प्रेस। और अब हमें पढ़ना है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ते हैं। गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ अ मर्चेंट एंड ग्रू अप ऑन द लार्ज एग्रीकल्चर एस्टेट। गुटेनबर्ग जो है मर्चेंट के बेटे थे, मतलब किसी व्यापारी के बेटे थे, और उन्होंने एग्रीकल्चर की बहुत लंबे स्केल पर उन्होंने ग्रू कर लिया था अपना एग्रीकल्चर। उन्होंने बचपन से ही उन्होंने क्या देखा था, वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। अब ये क्या थे, ऑलिव प्रेसेस या फिर वाइन प्रेसेस कुछ ऐसी थी जैसे कि ऑलिव्स में से तेल निकाला जाए, ऑलिव ऑयल निकाला जाए किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीन की वजह से, ठीक है। तो वो होती है ऑलिव प्रेस, मतलब कि एक टाइप की मशीन, जैसे कि आप, मैं यहाँ पर अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, उस मशीन में से ऑलिव डाले जाते थे, उनको पीस पीस के उनका तेल निकाल दिया जाता था, तो वो थे ऑलिव प्रेस, ठीक है। अभी गुटेनबर्ग की बात चल रही है, उन्होंने बचपन से ही ये सारी मशीन्स, वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस देखे हुए थे। सब्सिक्वेंटली उनको एक आर्ट आ जाती है, उनको एक कला आ जाती है कि वो स्टोन्स को, पत्थरों को पॉलिश कर सकते हैं, और इसलिए पत्थर को पॉलिश करते करते वो एक सुनार बन जाते हैं, गोल्ड स्मिथ बन जाते हैं। उसके बाद उनको एक अलग से आर्ट आ जाती है, एक्सपर्टीज आती है लेड मोल्ड बनाने में। लेड मोल्ड इन द सेंस जिससे हम खुदाई वगैरह कर सकते हैं, है ना, कुरेद सकते हैं इसलिए। और फिर वो क्या बनाने लग गए, ट्रिंकेट्स बनाने लग गए, मतलब कुरेदने से किसी भी पत्थर वगैरह को उससे ज्वेलरी बना सके, तो उनको ये सब आर्ट आ चुकी थी, ठीक है। तो उसके बाद उनकी ये जो नॉलेज थी, इस नॉलेज की वजह से उन्होंने अपनी एक नई इनोवेशन, नई इन्वेंशन समाज के आगे लाके खड़ी कर दी, और उस इन्वेंशन का नाम था प्रिंटिंग प्रेस। अब ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन कैसे बनी,
ऑलिव प्रेस की जो मशीन थी ना, उससे एक मॉडल बन गया कि हाँ, हम प्रिंटिंग प्रेस भी तो बना सकते हैं। गुटेनबर्ग के दिमाग में ये आया। और मोल्ड्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो लेड मोल्ड बनाने में भी माहिर हो गए थे, एक्सपर्टीज आ गई थी। तो उन मोल्ड की वजह से ही उन्होंने क्या किया, तो ये जो अल्फाबेट्स होते हैं जैसे ABCD या फिर पर्टिकुलर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स, उन सभी के लेटर्स को टाइप करते थे मेटल के ऊपर, लेड मोल्ड की वजह से कुरेद कुरेद के उस मेटल के ऊपर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे ऐसे अल्फाबेट्स लिख देते थे वो। तो यहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज काम आ गई। फिर 1448 में उन्होंने इस सिस्टम को परफेक्ट बनाया और बना दी प्रिंटिंग प्रेस। और उन्होंने सबसे पहली बुक कौन सी प्रिंट की थी, द बाइबल। ठीक है। प्रिंटेड बुक्स जो थी वो किस जैसे लगती थी, जैसे कि एकदम ही रिटन मैन्युस्क्रिप्ट हो, है ना, अपीयरेंस में, देखने में भी और लेआउट में भी। बिटवीन 1450 एंड 1550 इस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो सेटअप हुई थी, है ना, प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो सेटअप हो गई थी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में। ओके। और प्लेटन क्या था, ये एक ऐसा बोर्ड था जो कि पेपर के पीछे की साइड पे प्रेस कर दिया जाता था ताकि किसी भी चीज का इंप्रेशन या फिर छाप छप जाए। तो वो था प्लेटन बोर्ड, तख्ता टाइप का, है ना। अब आता है प्रिंट रेवोल्यूशन और उसका असर। अब देखो, समझ रहे हो, पहले थी वुड ब्लॉक वाली टेक्नोलॉजी, है ना, और उसके बाद आई प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग लेके आए थे। अब मशीन आ गई प्रिंटिंग की, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मटेरियल छपेगा। तो इससे क्या हुआ, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आया। और उस प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा वो हमें पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं अ न्यू रीडिंग पब्लिक से। यहाँ पर क्या हुआ, विद द प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उससे एक नई रीडिंग, लोग बाग को रीड करना बहुत अच्छा लगने लग गया था, है ना। और टाइम और लेबर जो थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि मशीन आ गई, ऑब्वियसली लेबर भी कम हो जाएंगी और मशीन की वजह से टाइम भी कम हो जाएगा। कॉस्ट जो थी बुक्स की वो भी कम हो गई थी। मार्केट जो थी वो पूरी भर गई थी बुक्स से। और बुक्स क्योंकि आ गई थी तो लोगों में एक रीडिंग करने की हैबिट जो थी वो इनकलकेट हो गई थी। अब इस प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू रीडिंग पब्लिक आ गई थी। पहले तो लोग बाग सिर्फ सुनते थे, लेकिन अब रीडिंग करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नई नई बुक्स जो थी बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लग गई थी। अब रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट, एक डर भी था इस प्रिंटिंग कल्चर में। क्या, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे कि अगर इस प्रिंटिंग पे कंट्रोल नहीं हुआ ना, तो अजीब अजीब चीज़ें छपेंगी, इररिलीजियस थॉट्स भी छपेंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। सो क्या हुआ, रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग, एक ना रोमन कैथोलिक चर्च था, ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च था रोम के अंदर। और वो क्या करते थे, लोगों में ये विश्वास दिलाते थे कि तुमने जो पाप किए हैं, हम तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति दिला सकते हैं, है ना। बदले में तुम्हें हमें ये देना पड़ेगा, लाइक पैसे काइंड ऑफ, ये वाइन्स वगैरह देनी पड़ेगी, कुछ कुछ इस टाइप से। तो रोमन कैथोलिक चर्च लोगों को ये बिलीफ उनके अंदर डालता था कि तुमने जो पाप किए हैं, तुम उन पापों की सजा बाद में ना भोगो, तुम्हें बाद में ज्यादा पनिशमेंट ना मिले, इसलिए हम तुम्हारे पापों को माफ करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वो लोगों को कहते थे। लेकिन जो मार्टिन लूथर किंग थे ना, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी, जो रिचुअल्स थे, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। लूथर ने अपने एक न्यू रूल्स दिए, अपनी बातें दी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसके वजह से चर्च के अंदर ना बहुत सारे लोग उनकी बात से सहमत होने लग गए। और चर्च जो है डिवाइड हो जाता है, मतलब कुछ लोग मार्टिन लूथर किंग की बातों पे ध्यान देने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, एग्री करने लग जाते हैं, और कुछ लोग जो है मार्टिन लूथर किंग से बिल्कुल ही अपोज हो जाते हैं, है ना। एंड द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, उसकी बाद शुरुआत होती है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। कि मतलब ये जो अलग अलग रिलीजन के आधार पे ये जो मन घड़त बातें बनाई जा रही हैं, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लड़े जा रहे हैं, तो ये सब यूरोप से निकालो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए लूथर की वजह से रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आता है और वो फिर यूरोप से इन सब चीज़ों को निकालते चले जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद रिलीजियस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद रोमन चर्च ने इनक्वेशन स्टार्ट किया। अब ये इनक्वेशन क्या था,
मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम था कि उन लोगों को ढूंढो और पनिश करो जो कि हमारे आइडियाज, हमारे बिलीफ को नहीं मानते हैं, है ना, जो हम कहते हैं उस बात को नहीं मानते, तो उन लोगों को ढूंढो और पनिश करो। 15th और 17th सेंचुरी तक ऐसा ही चलता रहा, ठीक है। और वो ये ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि जो ये मार्टिन लूथर किंग ने ये सब बेकार की बातें, उनके हिसाब से जो बेकार की बातें फैलाई हुई है ना, वो सब दब जाए, स्टॉप हो जाए, और लोग बाग फिर से हमें सपोर्ट करने लग जाएं। तो ये था रोमन कैथोलिक चर्च का नियम वगैरह। तो 1558 में रोमन चर्च ने बहुत सारी प्रोहिबिटेड बुक्स को रखना स्टार्ट कर दिया था। मतलब प्रोहिबिटेड बुक्स इन द सेंस ऐसी बुक्स जिनको रखना अलाउड नहीं था, इस टाइप से। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज लिखी है कि क्यों मार्टिन लूथर किंग अनहैप्पी थे कैथोलिक चर्च से, रोमन कैथोलिक चर्च से, तो उसके लिए भी देख लो। तो ही ऑब्जेक्ट नॉट ओनली द चैनल्स चर्च ग्रीड, वो ये सोचते थे कि यार ये चर्च वाले कितने लालची हैं, कितने ग्रीडीनेस उनके अंदर है। साथ के साथ चर्च वाले जो थे ना, उनका एक आइडिया था इंडल्जेंस का। इंडल्जेंस का क्या मतलब होता है कि हम तुम्हें एक ऐसा तरीका देंगे जिसकी वजह से तुम्हारा जो पनिशमेंट का अमाउंट है ना वो कम हो जाएगा। तुमने जितने भी पाप किए हैं ना, ऑब्वियसली पाप किए तो भगवान तुम्हें पनिशमेंट देंगे ही देंगे, लेकिन अगर तुम्हें उन पापों की पनिशमेंट कम करवानी है तो चर्च वाले करवा के देंगे, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग इस बात को बिलीव नहीं करते थे। ही डिड नॉट बिलीव द कैथोलिक चर्च। वो ये बिलीव नहीं करते थे कि क्या कैथोलिक चर्च माफ करेगा लोगों के पापों को, इस टाइप से ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो ये बिलीव करते थे कि भगवान जो है वो बहुत दयालु हैं, और अगर इंसान भी अपने जो उन्होंने पाप किए हैं, अगर वो उनसे सुधर के कुछ अच्छा काम करने लग जाते हैं तो भगवान उन्हें ऑटोमेटिकली माफ कर देते हैं, उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं देते, है ना। और लोगों को किसी चर्च के पास जाने की जरूरत नहीं है अपने पापों की पनिशमेंट को रिड्यूस करवाने के लिए। सो दैट्स व्हाई मार्टिन लूथर किंग जो थे रोमन कैथोलिक चर्च से अनहैप्पी थे, और इसलिए उन्होंने रिफॉर्म ये देखो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था यूरोप में, ठीक है। तो इस वजह से प्रिंटिंग कल्चर से मार्टिन लूथर किंग के जितने भी आइडियाज थे वो फैल गए थे, और उससे एक रेवोल्यूशन हो गया था। समझ में आ गया? अब क्या क्या इफेक्ट हुए प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के, वो हम देख लेते हैं। प्रिंटिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बुक, ये तो हमें पता है, कॉस्ट कम हो गई, टाइम कम हो गया, लेबर कम हो गया, प्रोडक्ट और हर एक बुक्स जो थी हर एक बुक का प्राइस कम हो गया था। मल्टीपल कॉपीज आराम से प्रिंट हो सकती थी। जो आइडियाज थे अलग अलग लोगों के वो वर्ल्ड में आए, सर्कुलेट होते थे, और जिससे डिबेट और डिस्कशन होती थी कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है। ब्रॉट न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, वो जो थे नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बिल्डअप करते थे, ठीक है। और हेल्प्ड स्प्रेड द न्यू आइडियाज दैट लेड टू रिफॉर्मेशन। अब क्या हुआ कि एक अलग सा वातावरण बन गया था, नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वातावरण अलग हो जाता है ना, और इससे नए नए आइडियाज फैलने लग गए थे, जिससे कि रिफॉर्मेशन होती है। रिफॉर्मेशन मतलब सोसाइटी बदलती रहती है। इंडिविजिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ अमंग लिटिल एजुकेटेड पीपल, जो लोगों को कम पढ़ना आता है उनके अंदर भी एक विश्वास आ गया था कि हाँ भाई हम भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं और अपने आइडियाज सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो थिंकर्स थे, जो फिलोसफर्स थे, वो राइटिंग्स तो करते ही थे, राइटर तो वो होते ही थे, तो उनकी राइटिंग्स, उनके आइडियाज एंड थॉट्स की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हेल्प मिली थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इन्हीं की वजह से स्टार्ट हुआ था, इन्हीं एनलाइटेड थिंकर्स की फिलॉसफी से। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करवाया था, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हो। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। बैलेड क्या होता है? बैलेड एक हिस्टोरिकल बैलेड एक फोक टेल होती है, ठीक है। फोक टेल, इसको हम यूजुअली मतलब कि एक टाइप की कविता होती है जिसको हम कहानी, बैलेड एक टाइप की कहानी है जो कि कविता की फॉर्म में लिखी हुई है, और उस कविता को हम गाते हैं या फिर रिसाइट करते हैं। टैवरन्स क्या होता था? एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग बाग इकट्ठे होते थे, दारू पीते थे, खाना उनको सर्व किया जाता था, फ्रेंड्स के साथ वो होते थे और आपस में गप्पे शप्पे लड़ाते थे, न्यूज़ वगैरह एक्सचेंज करते थे। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मार्टिन लूथर किंग ने ये स्टार्ट किया था। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट?
रोमन कैथोलिक चर्च के, ठीक है। अब रीजंस ऑफ प्रिंटेड बुक्स बिकेम पॉपुलर अमंग लेस लिटरेट पीपल, जो लोग कम पढ़े लिखे थे उनके थ्रू उनको मतलब क्या पसंद आने लग गई थी प्रिंटेड बुक्स, ये क्यों उनके अमंग पॉपुलर हुई प्रिंटेड बुक्स, उसके क्या क्या रीजंस है, ठीक है। दोज हु कुड नॉट रीड एटलीस्ट लिसन एंड एंजॉय, जो पढ़ नहीं सकते कम से कम वो सुन सकते हैं उन किताबों के थ्रू और एंजॉय कर सकते हैं। उन किताबों के अंदर फोक सॉन्ग्स थे, फोक लोर थे, ठीक है, वो दूसरे लोग गाते थे, तो लेस एजुकेटेड पीपल भी जो है उनको अच्छे से सुनते थे और एंजॉय करते थे। इलस्ट्रेशंस बुक पब्लिश होने लग गई थी, मतलब ऐसी बुक जिसके अंदर पिक्चर्स वगैरह हो, इलस्ट्रेशंस वगैरह हो, है ना। और रीडिंग, रूरल मीटिंग पब्स बन गए थे जहाँ पर रीडिंग वगैरह होती थी, तो इसलिए लेस एजुकेटेड या फिर लेस लिटरेट पीपल के बीच में भी प्रिंटेड बुक्स जो है बहुत पॉपुलर हो गई थी। इजी, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रीडिंग मेनिया, मेनिया इज अ टाइप ऑफ क्रेजीनेस, पागलपन हो गया था लोगों में रीड करने का, ठीक है। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन सेट अप स्कूल्स इन विलेजेस, अब विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर बहुत सारे स्कूल सेटअप कर दिए थे चर्चेज ने, और जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, और आर्टिसंस थे, जो आर्टिस्ट वगैरह थे, उनके अंदर भी लिटरेसी आए, वो पढ़े लिखे उनके थ्रू, ठीक है, इसलिए सेटअप किए गए थे स्कूल्स वगैरह। इन सम पार्ट ऑफ यूरोप लिटरेसी, अब यूरोप में क्योंकि ये प्रिंटिंग रेवोल्यूशन फैल रहा था, तो इस वजह से लोग बाग ज़्यादा रीड करने लग गए थे, अपने माइंड को शेप करने लग गए थे, तो यूरोप की जो लिटरेसी रेट है वो हाई हो गई, 60 to 80%, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यूरोप में होने लग गए। सिमिलरली इंग्लैंड में भी पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय, पेनी चैप बुक्स एक ऐसी किताब होती है जो कि जेब वगैरह में आराम से फिट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी किताबें जो थे वो पेटी, छोटे छोटे पैडलर्स जो मतलब रिक्शा वगैरह चलाते हैं और उसके ऊपर कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो पेटी पैडलर्स उनको कहते हैं, और वो लोग पेनी चैप बुक्स को अपने पास रखते थे और बेचते थे लोगों को, ठीक है। इन फ्रांस, और फ्रांस में भी एक बुक थी जिसका नाम था बिलोथिक्यू ब्लू, और ये जो थी बहुत कम प्राइस की छोटी सी किताब थी, पुअर क्वालिटी के पेपर पे, जैसे दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक तो कोरे कागज के मतलब प्लेन पेजेस के एकदम साफ सुथरे, और एक रिसाइकल्ड पेपर से बने हुए, तो वैसे ही पुअर क्वालिटी के पेपर पर ये, या फिर रिसाइकल्ड पेपर पे ये बुक्स प्रिंट होती थी, और इनका जो कवर था वो ब्लू कलर का होता था, ठीक है। ऐसी बुक्स फ्रांस में बिक रही थी। न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो थे वो वॉर, क्या क्या लड़ाइयों के बारे में, ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन को कैरी करते थे, और दूसरी जगह पर कैसी कैसी डेवलपमेंट्स हो रही है उनके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन को रखते थे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि प्रिंट कल्चर का क्या रोल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करवाने में, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो थिंकर्स होते थे, जो फिलोसोफर्स होते थे, उनके आइडियाज को प्रिंटिंग कल्चर जो था वो पॉपुलराइज करता था, है ना, कि ये इंसान ये सोचता है, ये इंसान ये सोचता है, इसके ये थॉट्स हैं, तो सारी जगह फैला देते थे। प्रिंटिंग ने एक नया कल्चर फॉर्म कर दिया था, डायलॉग का, डिबेट वगैरह का, और 1780s तक जो लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा आउटपोरिंग हो रहा था, आउटपोरिंग इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा था, जिसके अंदर रॉयल्टी और मोरालिटी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो इन सब वजह से भी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब डिनोमिनेशंस क्या होता है, रिलीजन के अंदर ही सब ग्रुप्स होते हैं, तो उसको डिनोमिनेशंस कहते हैं। एल्मेनाक क्या होता है, स्कूल की एल्मेनाक देखिए ना, या फिर दूसरी एल्मेनाक, यानी कि ये एक पब्लिकेशन होती है जिसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग्स होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा आप लगा सकते हो, या फिर पूरे साल में क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, सन एंड मून की मूवमेंट, टाइड्स वगैरह, ये सब चीज़ें एल्मेनाक में लिखी रहती थी। चैप बुक क्या होती थी, पॉकेट साइज बुक्स होती थी जो कि पेडलर्स जो थे बेचते थे, है ना, और ये 16th सेंचुरी में पॉपुलर हो गए थे। अब डेस्पोटिज्म क्या होता है, ये गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज की जाती है विदाउट देख रेख ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और लीगली ये नहीं होता था ऐसा, तो ये डेस्पोटिज्म होता था विदाउट एनी लीगल इंक्वायरी, विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन चेक, अगर कोई पावर को प्रैक्टिस करता है उसको हम डेस्पोटिज्म कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स की, तो चिल्ड्रन प्रेस
भी मतलब बच्चों के लिए भी बुक आती थी, उसके अंदर लिटरेचर होता था बच्चों के लिए ही, और ये सबसे पहले सेटअप हुई थी फ्रांस में 1857 में, ठीक है। फिर ग्रिम ब्रदर्स जो थे जर्मनी में, उन्होंने भी बहुत साल लगा दिए बहुत पुराने पुराने फोक टेल्स को लाने में, और फोक टेल्स को लाए, गैदर किया, इकट्ठा किया, और एक बुक टाइप की बना दी पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए, ठीक है। लैंडिंग लाइब्रेरी से तुम कंफ्यूज मत हो ना, वही लाइब्रेरीज होती हैं जिसके अंदर आप थोड़े टाइम के लिए बुक्स को उधार पे लेके जा सकते हो, बोरो कर सकते हो। तो लाइब्रेरीज भी बनने लग गई थी 17th सेंचुरी के बाद ताकि किसी का अगर पढ़ने का मन करे या फिर रीड करने का मन करे तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी में लैंडिंग लाइब्रेरीज आती हैं इंग्लैंड में, और ये एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं लोगों को, या फिर वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसन और लोअर मिडिल क्लास पीपल को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि अगर हम इन क्लासेस को एजुकेट करेंगे तो ये एजुकेशन के या फिर नॉलेज के माध्यम से बहुत ज़्यादा अच्छे से कमा सकते हैं, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे और कौन कौन सी इनोवेशंस हुई वो भी हम पढ़ लेते हैं। फर्दर इनोवेशंस, अब देखो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या इनोवेशन हुआ था। 18th सेंचुरी के लेट में, मतलब बाद में प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल, प्रिंटिंग प्रेस मेटल की आने लग गई थी। और 19th सेंचुरी में बहुत सारी सीरीज ऑफ इनोवेशन होने लग गई थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, मतलब और भी ज़्यादा इनोवेशंस आती गई। मिड 19th सेंचुरी में रिचार्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क ने एक पावर ड्रिवन मतलब बिजली की सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई थी, और उसकी वजह से हम 1 घंटे में 8000 शीट्स जो थे वो प्रिंट कर सकते थे। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना। और इंग्लैंड में 1920s में बहुत सारी पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम या फिर राइटिंग सोल्ड की गई चीप सीरीज में, मतलब सस्ते रेट में, और उसको हम बोलते हैं शिलिंग सीरीज, ठीक है। और जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 से लेकर 1939 तक, तो पब्लिशर को ये डर लगने लग गया था कि क्या पता बुक परचेजेस में भी डिक्लाइन आ जाए, तो इसलिए कि मतलब बाइंग जो है वो ऐसे ही रहे ग्रेट डिप्रेशन में, तो उन्होंने चीप पेपरबैक एडिशंस को बेचना शुरू कर दिया था। चीप पेपरबैक एडिशंस मतलब एक टाइप के ये सॉफ्ट कॉपी होती थी जिसमें सॉफ्ट सॉफ्ट पेजेस होते थे, और ये मतलब ग्लू से चिपक जाते थे, इस टाइप के, है ना। और अब आगे हम देख लेते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया में क्या क्या हुआ प्रिंटिंग से रिलेटेड, ये अब देख लेते हैं। इंडिया बहुत रिच था, और ओल्ड ट्रेडिशन, इंडिया में बहुत रिच और ओल्ड ट्रेडिशन था हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, ये तो हमें पता ही है। अलग अलग डॉक्यूमेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो हमें इंडिया में मिलती थी खुदाई करते टाइम पे, वो थे संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेज में, और भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया जाता था पाम लीव्स पर या फिर हैंडमेड पेपर पर, और उसके बाद दे वुड बी ईदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स, और उन मैन्युस्क्रिप्ट को किसी वुडन कवर के अंदर रख दिया जाता था या फिर उनको सिल दिया जाता था ताकि हम उनको प्रिजर्व करके रख सके। आप किसी भी म्यूजियम में जाओगे तो क्या पता आपको मैन्युस्क्रिप्ट रखी मिल जाए, ठीक है। इवन दो pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary schools, स्टूडेंट्स वेरी ऑफन डिड नॉट रीड द टेक्स्ट। तो अब क्या हुआ, इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल, अब यहाँ पर मतलब बंगाल पे जब ब्रिटिशर्स का राज नहीं हुआ था, तब उन्होंने उससे पहले बहुत सारे स्कूल्स को, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स को लॉन्च कर दिया गया था, और स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते थे, लेकिन स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा रीड करना नहीं आ रहा था टेक्स्ट को, ठीक है। उन्होंने बस ये सीख लिया कि कैसे लिखते हैं, बट उनको रीड करना इतना अच्छे से नहीं आ रहा था। तो टीचर्स जो थे वो प्रिंटेड टेक्स्ट से डिक्टेट करते थे, और स्टूडेंट्स जो थे लिखते थे, और कई लोग उनमें से, कई बच्चे उनमें से लिटरेट हो गए थे, मतलब पढ़े लिखे हो गए थे, बट उन्हें रीड करना बहुत कम आया था, ठीक है। अब इंडिया में भी प्रिंट आ गया था। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इंडिया में गोवा में आई थी। पोर्टुगीज मिशनरीज, जैसे कि आपको पता है बेकर ऑफ गोवा वाला चैप्टर पढ़ा है ना, कि गोवा में पहले पोर्टुगीज का राज था, है ना। तो पोर्टुगीज मिशनरीज लेके आए थे प्रिंटिंग प्रेस गोवा में मिड 16th सेंचुरी में, और 1674 तक 50 बुक्स जो थी वो प्रिंट हुई थी कोंकणी और कनारा लैंग्वेज में, ठीक है। अब कैथोलिक प्रीस्ट जो थे उन्होंने अपनी पहली तमिल की बुक जो थी वो प्रिंट की थी 1579 में कोचिन में, और 1713 में पहली मलयालम बुक प्रिंट की गई थी कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा।
अब देखो इसके अंदर आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको समझा सकती हूँ और मतलब डिटेल में, बट आपको इसमें ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। और 1780 से जेम्स ऑगस्टस हिंकी ने स्टार्ट कर दिया था वीकली मैगजीन को एडिट करना, जिसका क्या नाम था, बंगाल गैजेट, है ना? और गंगाधर भट्टाचार्य ने जी ने बंगाल गैजेट को पब्लिश किया था। मतलब एडिट किया था जेम्स ऑगस्टस ने और पब्लिश किया था गंगाधर भट्टाचार्य जी ने, ठीक है? अब उलामा कौन होते थे? वो स्कॉलर थे इस्लाम के एंड शारिया के, ठीक है? शारिया एक इस्लामिक लॉ बॉडी थी, ओके? और फतवा क्या होता है? फतवा की मैंने एक इजी डेफिनेशन लिखी हुई है, आर रूलिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ इस्लामिक लॉ गिवन बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। कोई एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर अथॉरिटी जिन्होंने इस्लामिक लॉ को डिटेल में बताया हुआ है कि इनके इस लॉ के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है, क्या क्या प्रोविजंस मेंशन है, वो सब फतवा होते हैं, ठीक है? रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे डिबेट शुरू हो गए थे रिलीजियस मैटर पे, धर्म के ऊपर, जिसको हम धर्म विवाद वगैरह कहते हैं, ठीक है? डिफरेंट ग्रुप्स ने अलग अलग, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ने या फिर डिफरेंट रिलीजन ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी, ठीक है? अलग अलग अपने थॉट्स प्रेजेंट किए रिलीजन को लेकर। तो राम मोहन रॉय ने पब्लिश की थी संबद कमुडी फ्रॉम 1821, और ऑर्थोडॉक्सी कमीशन ने क्या पब्लिश किया था? द समाचार चंद्रिका, और उन्होंने इनको राम मोहन रॉय को अपोज किया था, ठीक है? 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर लॉन्च हुए थे, जिनका नाम क्या था? जमाए जहान नोमा और शमशान अकबर, ये पब्लिश हुए थे, दो पर्शियन न्यूज़पेपर थे ये। और उसके बाद और देखो, दियोबंद सेमिनारी जो फाउंड हुए थे, फाउंडेड इन 1867, उन्होंने पब्लिश की थी बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फतवास, और वो इस्लामिक धर्म को समझाते थे और मुस्लिम रीडर्स को ये बताते थे कि कैसे तुम अपने एवरीडे लाइफ को जी सकते हो, और वो मतलब इस्लामिक डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन करते थे, उसका मीनिंग वगैरह, ठीक है? और फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन जो था रामचरित्र मानस का, जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, वो 16th सेंचुरी में आया था कलकत्ता से 1810 में, ठीक है? तो ये सब कुछ था प्रिंटिंग इंडिया में कैसे कैसे आई, उसके पॉइंट्स थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। अब वुमेन एंड प्रिंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? इंडिया में वुमेन का जो रोल है या फिर स्टेटस है वो सुधर रहा है और काफी ज्यादा सुधर चुका है। वुमेन ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और मिडिल क्लास फैमिली में बेसिकली उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जो मिडिल क्लास फैमिली की वुमेन्स थी, जो बहुत अच्छे हस्बैंड्स होते थे और फादर्स होते थे, वो अपनी लड़कियों को या फिर वाइफ्स को पढ़ाने के लिए भेज देते थे। उन्हें ये लगता था कि औरतों का भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हें स्कूल्स भेजा जाता था जब वुमेन स्कूल्स जो है वो सेटअप हो गए थे। तो ऐसे ही इसकी वजह से बहुत सारे वुमेन्स जो थे वो आए प्रिंटिंग वर्ल्ड में भी। तो 1876 में जो रसुंदरी देवी थी, उन्होंने अपनी पहली ऑटोग्राफी पब्लिश की थी, जिसका क्या नाम था? अमर जीवन। ये जो है ना, ये फिल इन द ब्लैंक में जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख लेना। फिर 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने अपना एंगर, क्रोध जताया था कि कैसे अपर कास्ट हिंदू वुमेन को सफर करना पड़ता है, उन्हें कितनी बुरी लाइफ जीनी पड़ती है, स्पेशली विधवाओं को। तो उन्होंने अपना क्रोध जताया था, ठीक है? बहुत सारे जर्नल्स ऐसे भी थे जिनको वुमेन्स ने लिखा था और एक्सप्लेन किया था उसमें कि वुमेन को पढ़ाना क्यों जरूरी है ना? और सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे तुम उनको पढ़ाओगे, क्या क्या रिटन मटेरियल, रीडिंग मटेरियल होना चाहिए, और अगर घर पे भी तुम पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाना चाहिए। सिलेबस और एजुकेटेड मटेरियल जो था वो उस जर्नल में लिखा होता था, ठीक है? रामचंदा ने अपनी पहली पब्लिश द फास्ट सेलिंग, बहुत जल्दी से बिक रही थी ये चीज, स्त्री धर्म विचार, इस स्त्री नहीं, स्त्री धर्म विचार, और उनकी ये फास्ट सेलिंग थी, उन्होंने ये पब्लिश की थी और उनमें ये पढ़ाया जाता था कि कैसे वुमेन को ओबीडियंट वाइफ बनना चाहिए, ठीक है? प्रिंटेड बुक्स की वजह से वुमेन जो था वो रेबेलियन स्टार्ट हो गया था, मतलब एक तरीके का
मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, बहुत सारी वुमेन्स ने लिखना स्टार्ट कर दिया था और वुमेन की जो पुअर कंडीशन थी उसको हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो इम्पैक्ट ऑफ, अच्छा ये जो आज वुमेन की इतनी अच्छी कंडीशन सुधरी है, बेसिकली अब तो काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है, तो ये किसकी वजह से सुधरी है? जो पुराने टाइम में या फिर इतने 19वीं 18वीं शताब्दी में जो वुमेन्स ने इतने सारे मूवमेंट लड़े हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट हमने पढ़े हैं सिविक्स में, वो लड़े हैं, प्रिंटिंग कल्चर में उन्होंने इतना अच्छा रोल प्ले किया है, तो इसकी वजह से आज की वुमेन्स के ऊपर इतनी ज़्यादा रोक टोक नहीं है। दे कैन परस्यू देयर कैरियर, देयर मनचाहा कैरियर, है ना। दे कैन स्टडी और भी बहुत ज़्यादा आगे आगे तक इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर और इंडियन वुमेन पे प्रिंट कल्चर का क्या असर रहा, वो अब हमें देखना है। तो प्रिंट एनेबल वुमेन, अब प्रिंटिंग की वजह से वुमेन जो थी वो आराम से शांति से पढ़ सकती थी, डिस्कस कर सकती थी, डिबेट कर सकती थी ऐसे लोगों के साथ जो जिनमें काफ़ी अच्छा माइंड था, है ना। वुमेन अपने आप को एक्सप्रेस करती थी, लोगों के आइडियाज़ को शेप करती थी, दूसरी वुमेन के साथ कनेक्ट करती थी, दूसरी कास्ट, रिलीजन और क्लास की वुमेन्स के साथ, है ना। बहुत सारी वुमेन्स ने अपने एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज लिखे एंड काफ़ी अच्छे अच्छे हस्बैंड्स एंड फादर होते थे जो जो अपनी वाइफ को और बेटियों को स्टडी करवाने के लिए परमिशन देते थे, है ना। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, प्रिंटिंग की वजह से और पुअर पीपल की वजह से क्या क्या हुआ, है ना। प्रिंटिंग एंड पुअर पीपल, तो 19th सेंचुरी में बहुत सस्ती सस्ती छोटी छोटी बुक्स आने लग गई थी मार्केट में, ठीक है। चीप बुक्स जो थी वो मद्रास में बिकने लग गई थी ताकि जो पुअर पीपल हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आराम से उनको खरीद के पढ़ सकें, है ना। लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप हो गई थी जो कि छोटे थोड़े बहुत टाइम के लिए बुक्स को वहाँ से लोग बाग बोरो कर सकते थे। पेपर बैक एडिशन ऑफ नॉवल, पेपर बैक एडिशन कौन सा होता है? प्रिंटेड बुक होती थी जिसको ब्लू बोल रही हूँ, ग्लू से चिपका दिया जाता था, मतलब सस्ती क्वालिटी की नॉवेल्स वगैरह छपने लग गई थी जो कि लोगों को अफोर्डेबल फील होती थी, ठीक है। लिटरेसी रेट जो था वो बढ़ रहा था लेबर क्लास में, लेबर क्लास पढ़ी लिखी हो रही थी और इट हेल्प्स टू सेंड द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म, इसकी वजह से प्रिंटिंग की वजह से नेशनलिज्म का मैसेज यानी कि देश प्रेम का मैसेज लोगों तक पहुंच रहा था। लेट 19th सेंचुरी से बहुत सारे इश्यूज थे, कास्ट के बेसिस पर बहुत अत्याचार हो रहे थे और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया अपने प्रिंटेड ट्रैक्स और ऐसे में कि कैसे कास्ट के आधार पर हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से 1871 में जो ज्योतिबा फूले थी उन्होंने लिखा था कि कैसे कास्ट सिस्टम जो है वो अन्याय कर रहा है और उन्होंने अपनी बुक में सब लिखा था। उनकी बुक का नाम क्या था? गुलामगिरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। उसके बाद काशी बाबा जो कि एक कानपुर मिल वर्कर थे, उन्होंने भी लिखा था और पब्लिश किया था छोटे और बड़े का सवाल इन 1983 और उन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन की, कैसे कास्ट के ऊपर और क्लास की, मिडिल क्लास, अपर क्लास या फिर लोअर क्लास, जो ये क्लासेस डिवाइडेड हैं उसके ऊपर कैसे अत्याचार एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उन्होंने ये अपने इस नॉवल मतलब जर्नल में लिखा था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखो, हाउ डिड प्रिंटिंग वर्क टू कनेक्ट कम्युनिटीज पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, वास्ट कंट्री है, तो इंडिया में अलग अलग स्टेट है, तो प्रिंटिंग की वजह से कैसे अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में लोग जुड़ रहे थे। एक तो प्रिंटिंग की वजह से लोग बाग अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते थे। ये एक नया तरीका, सिंपल और सस्ता तरीका बन गया था कम्युनिकेट करने का। लोग बाग अपनी प्रॉब्लम इंडियंस को बताते थे और इससे क्या होता था, अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस बुक, बहुत सारी रिलीजियस बुक जो थी इंडियन मासेस में, इंडियन लोगों में बांटी गई थी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग बाग दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, अपने अंदर भी चेंजेस लाते हैं, सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस लाते हैं, है ना। सो इस वजह से लोग बाग जो है कनेक्ट हो रहे थे। द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन एनकरेजिंग द रोल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब प्रिंट कल्चर का जो रोल है उसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म कैसे फैल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। तो क्या होता था, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिस्पाइट रिप्रेशन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर वर रीचिंग एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अब जैसे कि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस पे बहुत अत्याचार किए थे, तो उसके बावजूद भी हर जगह न्यूज़पेपर
को पहुंचाया जा रहा था, नेशनलिज्म की नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है ना। और उससे उसमें उस न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया, कैसे मिसरूल किया, वो सब चीज़ें बताई जाती थी न्यूज़पेपर में। तो रेवोल्यूशनरी बाल गंगाधर तिलक जी ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था केसरी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये भी मार्क कर लेना। और बाल गंगाधर तिलक को इस वजह से ही जेल में डाल दिया गया था 1908 8 में, क्योंकि उन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था केसरी और उसके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत बुरा बुरा छापा था, है ना। और ऑब्वियसली बुरा ही छापेंगे अगर वो बुरा करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट वगैरह होना स्टार्ट हो गया था। रीजंस ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड इन इंडिया। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था इंडिया में और वो क्यों आया था, उसके रीजन है। यहाँ पर अभी स्टार मार्क कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर था वर्नाकुलर, वो उसके अंदर बहुत कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ था, ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा हुआ था। तो ब्रिटिशर्स सोचते थे कि इस न्यूज़पेपर को हमें इसे कैसे ना कैसे चूर चूर करना है। तो इसलिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पास किया गया, ठीक है। और इसलिए अब गवर्नमेंट जो इस एक्ट के तहत अब गवर्नमेंट जो है वो न्यूज़पेपर्स के ऊपर ट्रैक रखती थी, उसमें ये देखती थी कि हमारे खिलाफ कोई अनाप शनाप चीज़ें तो नहीं लिखी हुई, इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या क्या ब्रिटिशर्स ने स्टेप्स लिए कि इंडिया की जो ये प्रिंटिंग प्रेस है या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मतलब कि वो कुछ भी मनचाहा छापते रहते हैं अपनी मर्जी से, हम इनको कैसे रोक सकते हैं। तो जब 1857 की लड़ाई हुई थी तब इंग्लिश मैन ने डिमांड किया कि ये जो तुम प्रेस कर रहे हो, ये जो तुम प्रिंटिंग कर रहे हो, इसको कम कर दो, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 का वो पास हुआ था और इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट। इसकी वजह से, इस एक्ट की वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत सारे राइट आ गए थे कि वो पास होने से पहले, न्यूज़पेपर पास करने से पहले सारी रिपोर्ट्स को देखेंगे कि तुमने क्या क्या छापा हुआ है, तब जाके वो घरों घरों में जाएगा, है ना। गवर्नमेंट कीप रेगुलर ट्रैक ऑफ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ट्रैक रखती थी और अगर रिपोर्ट सही होती थी तो ठीक है, नहीं होती थी तो न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था। और अगर वार्निंग इग्नोर होती थी तो ये पूरा हक था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो प्रेसिंग यानी कि प्रिंटिंग को सीज कर दे और प्रिंटिंग मशीन को मतलब जब्त कर ले, ठीक है, कॉन्फिस्टिकेट कर ले। तो इसके साथ साथ हमारे जो चैप्टर है प्रिंटिंग कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड वो फाइनली खत्म होता है। होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा, एक एक चीज़ समझ में आई होगी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।